नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाह या साजिश चैनल में। आज की घटना 18 जनवरी 2025 से है। संक्रांति का त्योहार आने वाला था। हर घर में खुशियों का माहौल था। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक माँ और एक बेटी के बीच का बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है। एक बेटी अपने दिल की हर एक बात अपने माँ से शेयर करती है। माँ भी अपनी हर एक बात, दिन भर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपने बेटे के साथ शेयर करती है। दोनों का रिश्ता बहुत ही अलग होता है। आज की कहानी एक ऐसी ही बेटी और माँ की है। माधवी की माँ बेचैन होकर 2 दिनों से अपनी बेटी से बात करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि यहाँ भी इन दोनों की बात हर रोज हुआ करती थी। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो गया था कि उनकी बेटी 2 दिन से ना ही उनका फोन उठा रही थी, ना ही उनके फोन का कोई जवाब दे रही थी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद त्योहार की वजह से उनकी बेटी घर के कामों में बिजी होगी, इसलिए शायद ना ही उनका कॉल ले रही है, ना ही उन्हें फोन का जवाब दे रही है। लेकिन 2 दिन बाद लगातार जब उनकी बेटी ने ना ही उनको जवाब दिया, ना ही फोन किया, तो उनकी चिंताएं काफी ज्यादा हो गई। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी और इसी घबराहट और बेचैनी के बीच उन्होंने अपने दामाद गुरुमूर्ति को कॉल किया और ये जानने की कोशिश की कि उनकी बेटी कहाँ है, उनका फोन क्यों नहीं ले रही है, ऐसा क्या हो गया कि उनकी बेटी ना ही उन्हें फोन कर रही है और ना ही उनके फोन का जवाब दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ उनके दामाद की बात सुनकर उनकी बेचैनी और बढ़ जाती है। गुरुमूर्ति उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी माधवी 2 दिन पहले ही उनसे लड़ाई करके बोली कि वो अपने मायके जा रही है और मायके जाकर ही अपने माँ के साथ त्योहार मनाएगी। अब माँ की चिंता और ज्यादा हो गई, क्योंकि उनकी बेटी ने ऐसा उन्हें कुछ नहीं बताया था, ना ही तो कोई खबर दी थी, ना ही कोई मैसेज किया था और अभी तक उनके पास पहुंची भी नहीं थी। माँ काफी घबरा जाती है अपने दामाद की बात सुनकर। उन्हें मन में ये लगता है कि उनकी बेटी सुरक्षित तो है, ठीक ठाक तो है, कहाँ गई, 2 दिनों तक कहाँ रुकी है, उसकी कोई खोज खबर क्यों नहीं है। उन्होंने तुरंत गुरुमूर्ति के साथ मिलकर पास के पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। आगे जो खुलासे होते हैं वो काफी भयावह है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए इस घटना को विस्तार में जानते हैं। पूरी घटना को डिटेल में जानने से पहले गुनाह या साजिश चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए पूरी घटना डिटेल में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये घटना 18 जनवरी 2025 की है, जब माधवी के माता पिता को पता चलता है कि उनकी बेटी 2 दिनों से लापता है, उसने किसी को फोन नहीं की है, किसी को अपने बारे में बताया नहीं है, तो घबराहट में अपने बेटी के घर जलेलागुड़ा पहुंचते हैं और दामाद के साथ भागते हुए पास के पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। फिर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ये पूछती है कि माधवी कब से गायब है और लास्ट टाइम माधवी को कहाँ और किसके साथ देखा गया था। माधवी के पेरेंट्स और उसका पति बताता है कि लास्ट टाइम माधवी गुरुमूर्ति के साथ उसके घर पे थी और अपने मायके जाने की जिद कर रही थी। जैसा कि त्योहार का मौसम था, संक्रांति आने वाली थी, उसके पति ने उसे मायके जाने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। गुरुमूर्ति बताता है कि उसके मना करने की वजह यह थी कि उसके बच्चे भी बुआ के घर थे और वो नहीं चाहता था कि माधवी इस बार अपने माता पिता के साथ संक्रांति का त्योहार मनाए। वो चाहता था कि उसकी पत्नी माधवी उसकी बहन के घर जाकर, यानी गुरुमूर्ति के बहन के घर जाकर संक्रांति का त्योहार मनाए। जैसा कि
गुरुमूर्ति के बच्चे भी अपनी बुआ के घर थे। यही सब कारण था जिसकी वजह से गुरुमूर्ति ने माधवी को मायके जाने से मना कर दिया था, जो कि माधवी को अच्छा नहीं लग रहा था और इसी वजह से माधवी और गुरुमूर्ति के बीच लड़ाई हुई थी। माधवी का ऐसे लड़कर जाना गुरुमूर्ति को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो माधवी को रोकता भी नहीं है और उसे मायके जाने देता है। गुस्से में माधवी भी बोलती है कि वो मायके जा रही है और गुरुमूर्ति को अकेला घर पर छोड़कर चली जाती है। गुरुमूर्ति साथ ही साथ पुलिस को ये भी बताता है कि जब देर रात तक माधवी घर नहीं लौटती तो गुरुमूर्ति अकेला ही अपनी बहन के घर जाकर अपने बच्चों को वापस लेकर आता है और सुबह वो माधवी को फोन भी करता है, लेकिन माधवी उसका फोन नहीं उठाती है। उसे लगता है कि शायद माधवी ने गुस्से में आकर अपना नंबर बंद कर दिया हो या गुरुमूर्ति का फोन नहीं उठा रही है। उसने अपने बच्चों से भी झूठ बोला कि माँ पास में ही गई है ताकि बच्चे भी ज्यादा परेशान ना हो। जब दूसरे दिन भी माधवी नहीं आती तो अब गुरुमूर्ति के मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो बेचैन होकर बाकी रिश्तेदारों को भी कॉल करके जानने की कोशिश करता है कि माधवी कहाँ है, किसी रिश्तेदार के घर गई है, अपने किसी दोस्त के घर गई है, ये कहाँ गई है, लेकिन माधवी का कहीं अता पता नहीं चलता। इसी बीच माधवी की माँ का भी फोन उसके पास आता है और जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि माधवी अपने माँ के घर भी नहीं गई है और दोनों परिवार बेचैन होकर पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस ये सारी बातें सुनने के बाद रिपोर्ट में लिख लेता है। पुलिस को भी एक मिसिंग केस ही लग रहा था। सारे मामलों को सुनने के बाद पुलिस मिसिंग रिपोर्ट लिखकर अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। माधवी और वेंकटा गुरुमूर्ति की शादी 2012 में हुई थी। शादी के बाद दोनों तमिलनाडु के वेंकटा डिस्ट्रिक्ट में रहने लगे थे। उन दोनों की शादी काफी अच्छी चल रही थी। दोनों काफी खुश थे। दोनों के 2 बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी। शादी के वक्त गुरुमूर्ति आर्मी में सूबेदार के पोस्ट पे काम करता था। दूसरी तरफ माधवी एक हाउसवाइफ थी। वो घर को संभालती थी, बच्चों को संभालती थी। आर्मी में सर्विस के 17 साल होने के बाद गुरुमूर्ति आर्मी से रिटायरमेंट ले लेता है। 2020 में गुरुमूर्ति रिटायर होने के बाद हैदराबाद के जिलेलागुड़ा में एक कॉलोनी में रहने लगता है और सब बहुत हंसी खुशी से अच्छे से रह रहे थे। एक नॉर्मल फैमिली थी जैसा हम सबकी होती है। माँ घर का काम करती, बच्चों को संभालती, गुरुमूर्ति बाहर के कामों को देखता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वेंकटेश्वरा कॉलोनी में जो उन्होंने घर लिया था वो रेंट पे लिया था और दूसरी मंजिल पर इनका घर था। 16 जनवरी 2025 तक इनके बीच में छोटी सी नोकझोंक होती रहती थी, जैसा आम पति पत्नी के बीच होती रहती है। अगर हम एक साथ रहते हैं घर में तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है और पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक बहुत ही आम बात है। जैसा कि गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया था कि माधवी और उसके बीच में एक छोटी सी नोकझोंक के वजह से माधवी घर छोड़कर चली गई थी। ये बात 16 जनवरी 2025 की है और इसी छोटी नोकझोंक की वजह से माधवी घर छोड़कर चली गई थी। बहुत आम सी लगने वाली बात इतनी आम नहीं थी। पुलिस की छानबीन में कुछ ऐसा सामने निकल कर आता है जो बहुत ही भयावह है। पुलिस अपने छानबीन के दौरान सबसे पहले गुरुमूर्ति के आस पड़ोसियों से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पड़ोसी बताते हैं माधवी को उन्होंने 2 दिन से देखा ही नहीं है और साथ साथ ये भी बताते हैं कि हो सकता है संक्रांति फेस्टिवल की वजह से माधवी बिजी रही होगी। ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि संक्रांति का फेस्टिवल था, इसकी वजह से बहुत लोग जो वहाँ रेंट पे रहते थे या अपना घर लेकर रहते थे वो उस टाइम फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए अपने माँ के घर या अपने गांव गए हुए थे। तो बहुत सारी फैमिलीज वहाँ उस टाइम थी ही नहीं। दूसरी अहम बात जो पुलिस बताती है वो ये कि 5 साल तक उस मोहल्ले में रहने के बाद भी माधवी और गुरुमूर्ति के परिवार से आस पड़ोसियों को कुछ खास लगाव नहीं था। वो लोग उस परिवार के बारे में ज्यादा जानते ही नहीं थे क्योंकि ये लोग ज्यादा आस पड़ोसियों से मिलते नहीं थे। ये लोग आपस में ही रहते थे। यहाँ तक कि इनके बच्चे भी बाकी मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने नहीं जाते थे। इसी बीच पुलिस के सामने एक बहुत ही अहम खुलासा होता है। एक अन्य किरदार पुलिस के सामने आता है और कुछ ऐसे खुलासे करता है जिसको सुनकर आप और हम हैरान रह जाएंगे। ये कोई और नहीं माधवी का मामा था। पुलिस के सामने सबसे पहले तो सबसे हैरान करने वाली बात यह लग रही थी
कि 5 साल रहने के बाद भी ये लोग इतने रिजर्व क्यों हैं, आस पड़ोसियों से बात क्यों नहीं करते, उनसे घुलते मिलते क्यों नहीं हैं, इनके बच्चे आस पड़ोसियों के बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलने जाते। दूसरी तरफ उन माधवी का मामा पुलिस स्टेशन आकर बताता है कि अब माधवी कभी घर लौटकर वापस नहीं आएगी, क्योंकि उनके दामाद गुरुमूर्ति ने माधवी को मार दिया है, और ऐसा गुरुमूर्ति ने उन्हें खुद बताया है। पुलिस भी ये बात सुनकर शॉक्ड रह जाती है। जैसा कि शुरू में जब गुरुमूर्ति से पुलिस ने पूछताछ की थी कि लास्ट टाइम माधवी को किसने देखा और माधवी किसके साथ थी, तो गुरुमूर्ति ने बताया था कि लास्ट टाइम उसी ने माधवी को देखा है और माधवी उसी के साथ थी। तो पुलिस गुरुमूर्ति पे सबसे पहले शक करती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन को और तेज कर देती है और छानबीन मोहल्ले में ही शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस छानबीन के दौरान वहां लगे आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है। इसी छानबीन के दौरान पुलिस के हाथ एक अहम सीसीटीवी फुटेज लगता है, जिसमें साफ साफ दिखता है कि 15 जनवरी 2025 को रात के 10:30 बजे के आसपास माधवी और गुरुमूर्ति घर आते दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बाद की किसी भी डेट्स, किसी भी सीसीटीवी फुटेज पे माधवी नहीं दिखती। ना ही तो वो घर से बाहर निकलते गुरुमूर्ति के साथ दिखी, ना ही अकेले दिखी। अब पुलिस का शक गुरुमूर्ति पे और गहरा हो जाता है, क्योंकि जैसा कि माधवी के मामा ने भी बयान दिया था कि गुरुमूर्ति ने ही माधवी के साथ कुछ किया है और माधवी अब कभी घर लौटकर नहीं आएगी। और फुटेज में भी ऐसा दिख रहा था कि 15 जनवरी को माधवी घर तो आती है, लेकिन उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलती। पुलिस को लगता है हो ना हो घर के अंदर ही कुछ गड़बड़ है, गुरुमूर्ति कुछ न कुछ तो छुपा रहा है, क्योंकि अगर 16 जनवरी से माधवी मिसिंग है तो उसने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने में इतना टाइम क्यों लगाया। पुलिस घर की भी छानबीन करती है और पाती है कि घर से निकलने का मेन दरवाजा एक ही है, कोई और दरवाजा भी नहीं था जिससे माधवी निकली होगी और सीसीटीवी फुटेज में कैद नहीं हुई होगी। अब पुलिस का शक गुरुमूर्ति पे और ज्यादा गहराता है। फिर एक बार फिर से पुलिस गुरुमूर्ति से पूछताछ शुरू करती है। शुरू में तो गुरुमूर्ति काफी कहानियां सुनाता है, पुलिस को इधर उधर की बातों में बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस गुरुमूर्ति को सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो गुरुमूर्ति की पुलिस के सामने एक नहीं चलती, वो टूट जाता है और वो ऐसे ऐसे खुलासे करता है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। उसने हैवानियत की हर वो हदें पार कर दी थी। गुरुमूर्ति बताता है कि 16 जनवरी को उसके और माधवी के बीच नोकझोंक हुई थी, जैसा कि उसने पहले भी पुलिस को बताया था। वो बताता है कि सुबह के 8 बजे माधवी अपने मायके जाने की जिद करती है और गुरुमूर्ति से बोलती है कि वो संक्रांति का त्योहार अपने माँ के साथ मनाना चाहती है, लेकिन गुरुमूर्ति मना करता है। गुरुमूर्ति बोलता है कि वो संक्रांति उसके बहन के घर जाकर मनाए और सारा परिवार उसकी बहन के घर जाए और वहां जाके हम लोग मिलकर संक्रांति मनाए। इस बात को लेकर दोनों के बीच अच्छी खासी नोकझोंक होती है, जैसा कि उसने पहले भी पुलिस को बताई थी। दोनों की नोकझोंक काफी ज्यादा बढ़ जाती है। माधवी बहुत गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आकर अपना मंगलसूत्र निकाल के गुरुमूर्ति के फेस पे फेंक देती है और इससे गुरुमूर्ति का मेल ईगो हर्ट हो जाता है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि माधवी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है और इतना वो गुस्से में बौखला जाता है कि वो समझ नहीं पाता वो क्या कर रहा है। वो माधवी का गर्दन इतनी जोर से पकड़ के दीवार में दे मारता है कि माधवी उसी वक्त बेहोश हो जाती है। उसका गुस्सा यहाँ भी नहीं रुकता। बेहोश होने के बावजूद भी वो माधवी का गला दबाए रखता है और तब तक दबा के रखता है जब तक माधवी सांस लेना बंद नहीं कर देती। अब माधवी मर चुकी थी। अब गुरुमूर्ति को डर सताने लगता है कि ये बात बाहर ना आ जाए, उसके बच्चों को कहीं ये ना पता चल जाए कि उसके पापा ने उसकी माँ की हत्या कर दी है। इस बात को छुपाने के लिए वो तुरंत अपने बच्चों को लेकर उन्हें उनके बुआ के घर छोड़कर आता है। बच्चों को छोड़ने के बाद अब वो ये सोचने लगता है कि बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। वो बहुत सारे इंटरनेट पे सर्च करता है, बहुत सारी चीजें सोचता है कि कैसे गायब किया जाए ताकि किसी को पता ना चले कि माधवी कहाँ गई है। इसी दौरान उसे कुछ वेब सीरीज याद आते हैं या फिर कुछ मूवीज याद आते हैं, क्राइम सीरीज याद आते हैं, जिसमें यह दिखाया जाता है कि बॉडी को कैसे डिस्पोज किया जाता है। इसी में उसे एक मूवी की याद आती है जिसमें यह दिखाया गया था कि एक भाई अपनी बहन को मारने के बाद उसकी बॉडी को केमिकल्स में डालकर गलाकर बहा देता है। फिर वो इस केमिकल की तलाश में लग जाता है। बहुत रिसर्च करने के बाद भी उसे इस केमिकल के बारे में
कुछ पता नहीं चलता। बहुत रिसर्च करने के बाद वो सोचता है घर पे रखी हुई चीजों को इस्तेमाल करके कैसे वो बॉडी को डिस्पोज करे। काफी सोच समझने के बाद वो माधवी की बॉडी को लेकर बाथरूम में जाता है और उसकी बॉडी के कई टुकड़े करता है। अब तक तो गुरुमूर्ति हैवान बन चुका था, उसके अंदर की इंसानियत बहुत पहले मर चुकी थी। माधवी के बॉडी के टुकड़े करने के बाद वो उन्हें गैस पे पकाने लगता है। काफी ज्यादा टुकड़े होते हैं, इसलिए कुछ को वो अपने घर में रखे गैस पे पकाता है, कुछ तो वो अपने वाटर हीटर यूज करके बाथरूम में उनको रख के पकाने की वाटर हीटर से कोशिश करता है। जब मांस गल जाते हैं तो हड्डियों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। गले हुए मांसों को वो टॉयलेट में फ्लश कर देता है। मांस पकाने की वजह से घर के अंदर इतनी बदबू फैल जाती है कि उसे मजबूर होकर घर के किचन की खिड़कियां खोलनी पड़ती है। ये बदबू इतनी तेज थी कि आस पड़ोस में भी फैलने लगती है। बदबू की वजह से पड़ोसी भी आकर उससे इस बदबू का कारण पूछते हैं। इस पे वो बताता है कि वो मटन पका रहा है जिसकी ये स्मेल आ रही है। पड़ोसी भी कुछ नहीं बोलते, उन्हें भी लगता है कि हाँ हो सकता है ये मटन का दुर्गंध हो। ये सोच के वो चले जाते हैं। फिर वापस गुरुमूर्ति अपने काम में जुट जाता है। अब जब मांस पककर सॉफ्ट हो जाता है, हड्डियों को छोड़ देता है, तो बड़ी आसानी से गुरुमूर्ति उन मांसों को फ्लश कर देता है और हड्डियों को पीसकर उसका पाउडर बना लेता है और पाउडर बना के एक पेंट की बकेट में उनको रख लेता है। मांस को टॉयलेट में फ्लश करने के बाद हड्डियों का पाउडर बनाकर वो बकेट में भरने के बाद पास के ही जिलेला गुरा लेक, जो उसके घर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर था, उसमें ले जाकर वो उन पाउडरों को बहा देता है। फिर घर पहुंच के पूरे घर को फिनाइल और केमिकल से एसिड से अच्छी तरह से साफ करता है ताकि खून का सारा निशान मिट जाए। बहुत सारा रूम फ्रेशनर भी लाकर घर में स्प्रे करता है जिससे कि घर से वो दुर्गंध वापस चला जाए। आप इसे सोच सकते हैं कि ये एक सोची समझी प्लानिंग के साथ किया हुआ मर्डर था, क्योंकि इतनी प्लानिंग वो कर रहा था कि दुर्गंध भी घर से बाहर ना जाए, वो पकड़ा भी ना जाए, तो वो अब तक एक हैवान बन चुका था। गुरुमूर्ति कोई गलती नहीं करना चाहता था। वो घर का हर एक कोना कोना अच्छे से चेक करता है, अच्छे से क्लीन करता है कि कहीं भी खून का एक छींटा ना रह जाए। घर के हर एक कोने में स्प्रे भी करता है ताकि कहीं से कोई दुर्गंध न आए। सब कुछ करने के बाद देर रात को अपनी बहन के घर जाता है और अपने बच्चों को घर लेकर आता है। पुलिस गुरुमूर्ति का कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद एक फोरेंसिक टीम लेकर उसके घर जाती है और बहुत ही बारीकी से जांच करने के बाद उन्हें खून के कुछ छींटे मिलते हैं जिनका सैंपल लेकर वो जांच के लिए भेज देती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये ब्लड सैंपल माधवी का है कि नहीं। साथ ही साथ उन्होंने उस लेक में जाकर भी छानबीन करने की कोशिश की जहां पे गुरुमूर्ति के हिसाब से उसने माधवी के हड्डियों का चूरन बनाकर फेंका था, लेकिन पुलिस को लेक से कुछ हाथ नहीं लगता। इस केस को मीडिया में प्रेशर कुकर केस से भी जाना जाता है, लेकिन इस कांड में गुरुमूर्ति ने कहीं भी प्रेशर कुकर का यूज नहीं किया था। पुलिस गुरुमूर्ति के घर से लगभग 16 सबूत इकट्ठे करती है जिसमें किचन की नाइफ्स होती है जिससे गुरुमूर्ति माधवी के बॉडी का टुकड़े करता है, बाल्टी होती है जिसमें वो हड्डियों का चूरन कलेक्ट करता है, केमिकल्स होते हैं जिससे वो घर की साफ सफाई करता है, बर्तन होते हैं जिसमें वो माधवी के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़ों को पकाता है, और वो मूसल भी होता है जिससे वो पीस पीस कर हड्डियों का पाउडर बनाता है। बच्चे भी पुलिस को बताते हैं कि जब उन्हें घर लेकर आया गया था तो उन्हें घर में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये स्मेल उसके पिता का, उसकी माँ का कत्ल करने के बाद बॉडी डिस्पोज करने वाली स्मेल है। उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके पिता इतने हैवान हैं। बच्चों के पूछने के बाद कि माँ कहाँ है, गुरुमूर्ति उनसे बताता है कि माँ अपने दोस्त के घर गई हुई है। गुरुमूर्ति बहुत पहले से ही माधवी को मारना चाहता था और वो बहुत टाइम से ये प्लान बना रहा था। उसके लिए संक्रांति का टाइम बेस्ट टाइम था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि त्योहार का टाइम था, बहुत सारे लोग घर गए हुए थे, आस पड़ोस भी नहीं थे। वो सेकंड फ्लोर पे रहता था और नीचे वाले फ्लोर पे उसके मकान मालिक रहते थे, वो भी गांव गए हुए थे। मौके का फायदा उठाकर गुरुमूर्ति अपने बच्चों को भी उनके बुआ के घर छोड़कर आता है ताकि बच्चों को भी इस बारे में कुछ पता ना चले, और बड़ी आसानी से वो अपने सोचे समझे प्लान को अंजाम देता है। मर्डर का कोई क्लियर मोटिव अभी सामने नहीं आया है, पर मीडिया में हमने देखा था कि ये बोला जा रहा था कि माधवी के एक क्लोज रिलेटिव के साथ गुरुमूर्ति का अफेयर चल रहा था। इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। पुलिस
सारे सबूत और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये केस कोर्ट में फाइल करती है। अभी केस कोर्ट में है। उन बच्चों के बारे में सोच के देखिए कि बच्चे उसी किचन में खाना खा रहे थे जिस किचन में उनके पिता ने उसकी माँ को पकाया था। आप सोच भी नहीं सकते उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी, माधवी के माता पिता पे क्या गुजर रही होगी। क्या कोई इंसान इस हद तक हैवान हो सकता है? एक बार सोच के देखिए। दोस्तों, ये घटना यहीं पे समाप्त होती है। आपके हिसाब से ऐसे हैवान को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।